गुड आफ्टरनून दोस्तों. Whiteboard is visible or not? Am I audible? Whiteboard is visible or not? Gurpreet. Good afternoon बेटे. All is well? Okay बेटा. कहां तक पहुंचे थे बेटा? वो बंद कर दो, ये रिफ्लेक्शन जाएगा सारा. पर्दे लगा दो बेटा, पर्दा लगा दो. अगर हवा चाहिए तो आपको बस सिर्फ पर्दा लगा दो. इधर वाला पर्दा भी खींच दो. कहां तक पहुंचे बेटा? कुछ फ्री डीएनए कभी रह ही नहीं सकता. उस डीएनए को पैक करके रखना ही पड़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियस का साइज छोटा है और डीएनए की लेंथ बहुत ज्यादा है. और पैकेजिंग कुछ इस तरह से किया गया कि जो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में एक्टिव होता है उसे कम पैक किया गया, उसे सेंटर में रख दिया गया. आपने उसको यू क्रोमेटिन नाम दिया. और जो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में इनएक्टिव होता है उसको ज्यादा पैक करके पेरीफेरी पे रख दिया. आपने उसको हेट्रोक्रोमेटिन कहा. कुछ याद आ रहा है? ये न्यूक्लियस, ये सेल है, ये न्यूक्लियर या फाइबरस लेमिना है. तो सेल में जितना भी डीएनए है उस डीएनए को कभी भी फ्री फॉर्म में नहीं रख सकते. डीएनए की कंडेंस फॉर्म को क्रोमेटिन कह रहे हैं. थोड़ा सा कम कंडेंस्ड है तो यू क्रोमेटिन कहा, थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो उसे अपने हेट्रोक्रोमेटिन कहा. ये मजबूरी थी क्योंकि न्यूक्लियस का साइज छोटा था, डीएनए की लेंथ बहुत ज्यादा थी. एक मॉलिक्यूल नहीं 46 मॉलिक्यूल थे और टोटल लेंथ अप्रोक्सीमेट 2 मीटर के आसपास हो गया था. सब कुछ दिख रहा है? Am I visible? Am I audible? सईद बाबू, सुवादीप. ये क्रोमेटिन था, आपने उसको यू क्रोमेटिन कहा था. ये हेट्रोक्रोमेटिन था. पैकेजिंग ज्यादा हो गई थी, पैकेजिंग ज्यादा हो गई थी और ज्यादा पैक इसलिए कर दिया गया था क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है. तो जो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है उसको ज्यादा पैक करके पेरीफेरी पे रख दिया दोस्तों. और पैकेजिंग में हेल्प करता है हिस्टोन. एक लेवल पे आके नॉन हिस्टोन भी हेल्प करता है. तो डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है, थोड़ा सा उसको जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं बेटे. ये डीएनए है, इसकी लेंथ ज्यादा है. ये एक मॉलिक्यूल दिखा रहा हूं, टोटल 46 होंगे. किसी का लेंथ अलग होगा, किसी का लेंथ इतना है तो किसी का लेंथ इतना है. दे आर डिफर इन, दे आर वेरी इन देयर लेंथ. इस डीएनए के मॉलिक्यूल को पैक करना है. डीएनए इसका डायमीटर 2 नैनोमीटर बोले तो 20 एंगस्ट्रॉम हो गया. और डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है. ये नेगेटिवली चार्ज है. क्या रे फॉस्फेट? ये नेगेटिवली चार्ज. और डीएनए की पैकेजिंग में हेल्प करेगा हिस्टोन. ये लीजिए, H2A, H2B, H3, H4, 2 molecules of each, total 8 molecules हो गए. हिस्टोन ऑक्टामर बन गया. तो मतलब ये हेड पार्ट हो गया और ये इसका टेल पार्ट हो गया. हिस्टोन का हेड पार्ट और ये टेल पार्ट. तो डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है और हिस्टोन के ऊपर आप लोग जानते हैं पॉजिटिव चार्ज होता है. क्या रे आर्जिनिन, एलाइसिन. कुछ याद आ रहा है कि हिस्टोन ऑक्टामर मैंने दिखा दिया. H2A, H2B, H3, H4, 2 molecules of each, मल्टीप्लाई कर दिया. टोटल 8 मॉलिक्यूल से ये ऑक्टामर बन गया. हमने इसको हिस्टोन ऑक्टामर बोल दिए.
हिस्टोन ऑक्टामर या फिर कोर पार्टिकल बोलते हैं। इन 8 मॉलिक्यूल्स के ऑक्टामर को मैं ऐसा दिखा देता हूं। इस 8 मॉलिक्यूल के ऑक्टामर को मैं ऐसा दिखा देता हूं। किसी को कोई परेशानी? ये मैंने हिस्टोन ऑक्टामर ऐसा बना दिया। डीएनए की लेंथ ज्यादा है, ये डीएनए की लेंथ ज्यादा है, इसे कम जगह पर पैक करना है, इस काम में हिस्टोन हेल्प करेगा। ये हिस्टोन के 8 मॉलिक्यूल से ऑक्टामर बन गया बेटे। अब ये जो ऑक्टामर है कोर पार्टिकल की तरह काम करेगा और इस डीएनए को इसके चारों तरफ लिपेट दिया जाएगा। जो डीएनए इसको चार तरफ से रैप कर लेगा वो बाइंडिंग डीएनए है। क्या है वो? बाइंडिंग डीएनए। तो डीएनए जब इसको कवर करता है, इसके चारों तरफ लिपट जाता है, और डीएनए ज्यादा जगह घेरा था, इसको इस डीएनए को ये जो डीएनए है इसको कम जगह पर समेट दिया। पैकेजिंग हो रही है उस डीएनए, धागे को पैक किया जा रहा है, इसमें हिस्टोन हेल्प कर रहा है। जो डीएनए इसके चारों तरफ लिपट जाएगा वो बाइंडिंग डीएनए। और ये जो टर्न्स बनते हैं, घेरे जो बनते हैं, 1 and 3/4 टर्न्स बनते हैं, 1.25 घेरे यहाँ पे बन जाते हैं, 3/4। मतलब ये डीएनए था बेटा जी। अब ये डीएनए उसके चारों तरफ लिपट जाएगा। ये लीजिए, अपन ने कॉइलिंग शुरू कर दी। जो डीएनए इसके चारों तरफ लिपट गया, इस डीएनए को बाइंडिंग डीएनए कहेंगे। बाइंड हो रहा है। जब इसको खोलेंगे तब लगेगा लंबा धागा है, एक कम जगह पर समट गया है, ये बाइंडिंग डीएनए है। ये बाइंडिंग डीएनए है, ये इसके चारों तरफ लिपट गया है दोस्तों। कितने टर्न्स बन गए? 1.25 घेरे यहाँ पे बन गए, 1 and 3/4 टर्न्स बन गए। कितने बेस पेयर होंगे? अप्रोक्सीमेट 200। एनसीईआरटी का ही डेटा लिखा हूं, 200 बेस पेयर यहाँ पे है। तो जो डीएनए इसके चार तले पड़ गया वो बाइंडिंग डीएनए, और ये शुरुआत हो गई है इस डीएनए को पैक करने की। हिस्टोन के 8 मॉलिक्यूल्स ने ऑक्टामर बना दिया और ये डीएनए इसके चार तले लिपट गया। जो डीएनए इसके चार तले लिपट गया वो बाइंडिंग डीएनए होगा। एंड दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ कंडेंसेशन। बेटा ग्रीन टी शर्ट, दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ कंडेंसेशन। बीच में जो रेड कलर से दिखा रखा है वो हिस्टोन ऑक्टामर है, और ब्लैक कलर का थ्रेड जो है वो डीएनए है। ये बाइंडिंग डीएनए है, और डीएनए को खोलेंगे तब पता चलेगा कितनी जगह घेरा था, इसको कम जगह पर समेट दिया गया। तो डीएनए की पैकेजिंग हिस्टोन करवा रहा है। एंड दिस इज द, ये जो बन गया है बेटा, ढक्कन गिर गया, ये जो बन गया है, दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ कंडेंसेशन। और इसे क्या बोलते हैं बेटा जी? न्यूक्लियोसोम। ये न्यूक्लियोसोम है। न्यूक्लियोसोम में कौन सा हिस्टोन नहीं है? H1 नहीं है। फर्स्ट लेवल ऑफ कंडेंसेशन, इसे आप न्यूक्लियोसोम कहेंगे। ये जो बन गया, दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ कंडेंसेशन, ये न्यूक्लियोसोम है। इसका थिकनेस होता है 10 नैनोमीटर। तो डीएनए को पैक करवाने में हिस्टोन हेल्प करेगा। 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ हिस्टोन और साथ में बाइंडिंग डीएनए, ये न्यूक्लियोसोम बन गया। दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ कंडेंसेशन। शुरुआत हो गई है, फर्स्ट लेवल है। तो इस तरह से डीएनए को पैक करने का काम शुरू हुआ। इसके चार तरफ पैक हुआ एक न्यूक्लियोसोम, लेकिन अभी भी डीएनए बचा हुआ है, इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है। ये इसके चार तरफ लिपट गया, ये एक न्यूक्लियोसोम, लेकिन अभी भी लेंथ बची हुई है। तो एक ऑक्टामर और आएगा, ये फिर इसके चार तरफ फिर से लिपट जाएगा, फिर एक ऑक्टामर आएगा, फिर इसके चार तरफ लिपट जाएगा। इस तरह से वो लिपटता गया, लिपटता गया, लिपटता गया, पैक होता गया, और 6 to 8 न्यूक्लियोसोम के मिलने से क्या बन जाएगा? सोलेनॉइड। इसके बाद हम टोरॉइड बनाएंगे, आज मैग्नेटिज्म खत्म करके ही जाएंगे। तो फर्स्ट लेवल को न्यूक्लियोसोम कहते हैं। नेक्स्ट लेवल होगा सोलेनॉइड। ये लीजिए, ये मैंने एक न्यूक्लियोसोम बना दिया, एक मैंने कोर पार्टिकल बना दिया, बोले तो ऑक्टामर। ये एक ऑक्टामर और दिखा दिया मैंने, ये एक ऑक्टामर और दिखा दिया मैंने, ये एक और दिखा दिया। 6 to 8 जब आपस में मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? सोलेनॉइड। 6 to 8 के मिलने से क्या बन जाएगा? सोलेनॉइड। ये मैं ब्लू कलर से जो दिखा रहा हूं वो हिस्टोन ऑक्टामर है, और ये जो ब्लैक कलर से ये डीएनए है। ये डीएनए इसके चारों तरफ लिपटना शुरू हुआ, ये न्यूक्लियोसोम बन गया, लेकिन अभी भी डीएनए बचा हुआ है, तो एक न्यूक्लियोसोम और बना। लगातार इस तरह से वो डीएनए हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ लिपटता जाएगा, और 6 to 8 न्यूक्लियोसोम के मिलने से क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? सोलेनॉइड। तो फर्स्ट लेवल को बोला न्यूक्लियोसोम, और नेक्स्ट लेवल को बोला सोलेनॉइड। ये सोलेनॉइड। सेकेंड लेवल ऑफ कंडेंसेशन, ये सोलेनॉइड है। इसका थिकनेस होता है 30 नैनोमीटर।
ये 30 नैनोमीटर का सोलेनॉइड बन गया, इसका थिकनेस 30 नैनोमीटर हो गया है। ये सेकेंड लेवल ऑफ कंडेंसेशन है। फर्स्ट लेवल को न्यूक्लियोसोम कहेंगे, नेक्स्ट लेवल को सोलेनॉइड कहेंगे। ये सेकेंड लेवल है, सेकेंड लेवल ऑफ कंडेंसेशन। ये एक अपन ने न्यूक्लियोसोम दिखा रखा है, ये न्यूक्लियोसोम। अभी तक अपन ने H1 नहीं दिखाई। न्यूक्लियोसोम में H1 इंक्लूड नहीं होता। ये जो डीएनए है जो इसके चार तरफ लिपट गया, ये बाइंडिंग डीएनए होगा। जो डीएनए इसके चार तरफ लिपट गया वो बाइंडिंग डीएनए, जो इसके चार तरफ लिपट गया वो बाइंडिंग डीएनए। और दो न्यूक्लियोसोम के बीच में जो ये डीएनए आ गया, ये वाला डीएनए, इसे बोलेंगे लिंकर डीएनए। इन दोनों को लिंक कर रहा है। ये स्पेसर डीएनए, स्पेस आ गया है, लिंकर या स्पेसर डीएनए होगा। लिंकर या फिर स्पेसर डीएनए हो गया है, लिंकर या स्पेसर डीएनए हो गया। दो न्यूक्लियोसोम को आपस में लिंक कर रहा है। ये जो डीएनए होगा वो बाइंडिंग डीएनए होगा। अभी तक हमने H1 नहीं दिखाया। ये जो मैं दिखा रहा हूं ये हिस्टोन ऑक्टामर है, ये हिस्टोन ऑक्टामर है। और ये डीएनए इसके चार तरफ लिपट गया और इस तरह से न्यूक्लियोसोम बन गया। क्या आपको H1 दिखाई दे रहा है? यस, मेरा थंब और मेरा फिंगर H1। न्यूक्लियोसोम में H1 को इंक्लूड नहीं करेगी। मेरा थंब और मेरा फिंगर H1 है जो इसकी लॉकिंग कर देता है। जब आप एनसीईआरटी का डायग्राम देखेंगे, 12th वाली एनसीईआरटी के चैप्टर से, तो आपको H1 यहां दिखाई देगा जो इसकी लॉकिंग कर रहा है। तो H1 लिंकर हिस्टोन होता है, इसकी लॉकिंग कर दी, स्टेपल लगा दिया यहाँ पे ताकि वो इजीली खुल ना जाए, लॉक कर दिया यहाँ पे। और ये जो लॉकिंग कर दी है ये H1 है। H1 को लिंकर हिस्टोन कहते हैं। ये लिंकर हिस्टोन है H1। तो एक न्यूक्लियोसोम ये हुआ, एक न्यूक्लियोसोम ये हुआ, 6 to 8 न्यूक्लियोसोम ऐसे मिलते जाएंगे तो सोलेनॉइड बन जाएगा। 6 से 8 के मिलने से फर्स्ट लेवल को न्यूक्लियोसोम कहा, नेक्स्ट लेवल को सोलेनॉइड कहा। सोलेनॉइड कहा मतलब ये बीड है, मोती। बीड 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 मतलब बीड्स ऑन ए स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, किसको बोलेंगे? सोलेनॉइड। ये मोतियों की माला की तरह दिख रहा है। बीड ऑन ए स्ट्रिंग स्ट्रक्चर सोलेनॉइड को बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बीड किसको बोल रहे हैं? न्यूक्लियोसोम। मोतियों की माला सोलेनॉइड को बोल रहे हैं। और मोती किसके लिए टर्म यूज होगा? न्यूक्लियोसोम। तो मोतियों की माला बनने का तरीका अलग होता है। जो मोतियों की माला जो बनाते हैं उसमें मोती के छेद में से धागा पिरोते हैं। यहाँ पे धागा मोती के ऊपर लपेटा गया है, बनाने का तरीका अलग है। बोल जरूर है इसको आप बीड्स ऑन ए स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, बीड्स ऑन ए स्ट्रिंग। एक रस्सी पे, एक डोरी पे आपको मोती दिखाई दे रहे हैं, बीड्स ऑन ए स्ट्रिंग। तो बीड्स ऑन ए स्ट्रिंग स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं? सोलेनॉइड को। किसको बोलते हैं? सोलेनॉइड को। और बीड किसको बोल रहे हैं? ये जो आपको दिख रहा है, ध्यान से देख लें, ये जो आपको दिख रहा है जिसको आप यूक्रोमेटिन बोल रहे हो, ये यही है। मतलब एक सेल के पास जितना भी डीएनए होता है, फ्री डीएनए कभी रहता ही नहीं। इस डीएनए को कुछ न कुछ तो पैक करके रखना ही पड़ेगा। ये डीएनए कम से कम 30 नैनोमीटर थिकनेस का होता है। एक सेल के पास जितना भी डीएनए है, फ्री डीएनए कभी रहता ही नहीं है। कम से कम उस थिकनेस को इतना पैक किया जाता है कि उसका थिकनेस कितना जाए? 30 नैनोमीटर है, जिसे आप यूक्रोमेटिन बोल रहे हो, ये यही स्ट्रक्चर है। तो फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल। अब थर्ड लेवल पे हेल्प करता है नॉन हिस्टोन। कौन सा वाला नॉन हिस्टोन? स्कैफोल्ड, जिसे आप स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो एक लेवल पे आके इस डीएनए को और पैक करना है तो यहाँ पे स्कैफोल्ड या स्ट्रक्चर का रोल भी आ जाता है। तो थर्ड लेवल पे लेके चलते हैं। ये लीजिए, ये मैंने स्कैफोल्ड प्रोटीन बना दिया। ये स्कैफोल्ड प्रोटीन है, इसने एक्सेस बना दिया। स्कैफोल्ड नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ये स्कैफोल्ड का एक्सेस बन गया। ये लीजिए, ये एक्सेस बन गया। ये जो मार्कर, ये एक्सेस, अगर इसको सामने से देखेंगे तो ये ऐसे दिख रहा है और व्यू में ऐसे दिख रहा है। ये जो एक्सेस बना हुआ है बीच में, ये स्कैफोल्ड है। क्या है ये? स्कैफोल्ड। ये जो 30 नैनोमीटर थिकनेस का है, ये जो स्कैफोल्ड है, ये स्कैफोल्ड नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, इसने एक्सेस बना दिया।
ये जो 30 नैनोमीटर थिकनेस का मोटा जो धागा है, फाइबर जो है, अब ये फाइबर इसके चार तरफ इकट्ठा होगा ताकि वो और कम जगह पर इस तरह से लूप बना देगा, इसके चार तरफ लिपट जाएगा। ये 30 नैनोमीटर वाला इसके चार तरफ इस तरह से लूप बना देगा, इस तरह से लूप बना देगा, इस तरह से लूप बना देगा, इस तरह से लूप बना देगा। और ये जो लूप बन गया है, थर्ड लेवल। सामने से अगर डायग्राम देखेंगे तो आपको ये वाला धागा जो 30 नैनोमीटर मोटी रस्सी है, ये धागा, ये फाइबर इस तरह से दिखाई देगा, इनको लूप बन गया। और ये जो लेवल बन गया है, इस लेवल को बोलते हैं थर्ड लेवल। सामने से देख रहे हैं तो ऐसे लूप दिख रहे हैं, ये 30 नैनोमीटर वाला थिकनेस वाला इसके चार तरफ लूप बना रहा है। और जब ऐसे देखूंगा मुझे तो वही दिखेगा, लेकिन आपको केवल क्या दिखेगा? 2D दिखेगा। तो यहां जो दिख रहा है आपको सिर्फ 2D दिख रहा है। ये जो है ये इसके चार तरफ लूप बना रहा है। ये 30 नैनोमीटर वाला, ये 30 नैनोमीटर वाला इसके चारों तरफ लूप बना है। आपको सिर्फ ये वाला लूप दिखा रहे हैं। सामने से देखेंगे तो लूप इस तरह से होगा, ये पूरा लूप दिखाई देगा। अच्छा, सोच समझ के बोलना, ये बीच बीच में क्या दिखा रहा हूं? न्यूक्लियोसोम। जैसे जैसे कंडेंसेशन का लेवल बढ़ेगा, न्यूक्लियोसोम्स का नंबर भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि कम जगह पे वो पैक हो रहा है। तो ये न्यूक्लियोसोम्स है। न्यूक्लियोसोम्स है, क्या है ये? न्यूक्लियोसोम। तो थर्ड लेवल पे आके हेल्प करता है कौन? नॉन हिस्टोन। कौन सा वाला नॉन हिस्टोन? स्कैफोल्ड। ये जो ब्लू कलर से दिखा रहा हूं ये बॉक्सेस क्या है? न्यूक्लियोसोम्स। जैसे जैसे कंडेंसेशन लेवल का नंबर बढ़ेगा, न्यूक्लियोसोम्स का नंबर बढ़ता चला जाएगा। ये न्यूक्लियोसोम्स है। तो वो फर्स्ट लेवल था, ये सेकंड लेवल था, ये थर्ड लेवल। थर्ड लेवल पे आके हेल्प करता है स्कैफोल्ड नॉन स्टोन प्रोटीन। और ये 30 नैनोमीटर वाला इसके चार तरफ इस तरह से लूप बना देता है। तो ये जो बन गया है इसे बोलते हैं लूप्ड डोमेन। और आपके लेवल पे इसको बोलते हैं, यहां लिख रहा हूं मैं, सुपर सोलेनॉइड। अच्छी किताबें इसको लिखती है लूप्ड डोमेन। और इसका थिकनेस जो होता है सुपर सोलेनॉइड या लूप डोमेन, ये होता है 300 नैनोमीटर थिकनेस का। ये सेकंड लेवल नहीं है, थर्ड लेवल हो गया। फर्स्ट लेवल को न्यूक्लियोसोम कहा, सेकंड लेवल को सोलेनॉइड कहा, थर्ड लेवल को लूप्ड डोमेन कहा। ध्यान से सुन लेना। एटीपी, ये जो आपको दिख रहा है पेरिफेरी, ये जो ये यही है। अब लगाओ दिमाग। एक सेल के पास जितना भी डीएनए होता है, एक सेल के पास जितना भी डीएनए होता है, फ्री डीएनए कभी रहता ही नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस का साइज क्या है? कभी भी सोने लग जाते हो, शर्म करो। झूठ नहीं, आई हेट झूठ, आई हेट झूठ। मैंने कहा ना, वीडियो बना के दे दूंगा अभी मैं, फिर कहेगा मीम बन गए मेरे। इतना आर्गुमेंट, इतना आर्गुमेंट। एक सेल के पास जितना भी डीएनए है, फ्री डीएनए कभी रह ही नहीं सकता, फ्री डीएनए कभी रह ही नहीं सकता। न्यूक्लियस का साइज छोटा है, डीएनए का एक नहीं 46 मॉलिक्यूल है, और टोटल लेंथ 2 मीटर के आसपास आती है। 2 मीटर के आसपास उसकी लेंथ आ गई है दोस्तों। तो इस डीएनए को पैक करके रखना ही पड़ेगा, लेकिन व्यवस्था कुछ इस तरह से की गई कि जो डीएनए ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है उसे कम पैक किया गया, 30 नैनोमीटर। जो डीएनए ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है उसे कम पैक किया गया, 30 नैनोमीटर, उसे सेंटर में रख दिया गया। और जो डीएनए ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है उसको ज्यादा पैक कर दिया, ज्यादा पैक कर दिया, उसको पेरीफेरी पे रख दिया। सेल की मस्त लाइफ चल रही है, इस सेल की मस्त जिंदगी चल रही है। ये डीएनए 30 नैनोमीटर थिकनेस का है, ये 300 वाला है। ये ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ये ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये आराम से खुल जाएगा, क्योंकि थिकनेस इतना नहीं हुआ, पैकेजिंग उतनी नहीं हुई। इसकी पैकेजिंग ज्यादा हो गई, इसे बार बार खोलना ही नहीं है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये सेल मस्त अपना जीवन एंजॉय कर रही है, इसकी जिंदगी शानदार चल रही है। ये आराम से ट्रांसक्राइब होगा, यहाँ से आरएनएस बन बन के आराम से बाहर आएंगे। उन आरएनएस को यहाँ पे ट्रांसलेट करके प्रोटीन और एंजाइम बना लेंगे। सेल की मस्त जिंदगी चल रही है, सेल को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर?
घर की मस्त लाइफ चल रही है। घर में जितना भी सामान था, छोटे से घर में, उस सामान को व्यवस्थित करके रखा हुआ था। जो रोजमर्रा की चीजें थी, डेली आइटम, उनको सामने रखा गया। और जो लाव पाला की क्रॉकरी और चांदी के बर्तन थे, उनको समेट समेट के पीछे रख दिया। कोई टेंशन की बात नहीं है। घर की शानदार जिंदगी चल रही है। सेल की मस्त लाइफ चल रही है। अगर ये सेल डिवाइड होगा, अगर उस घर से ब्याह शादी का फंक्शन होगा, अगर ये सेल डिवाइड होगा, अगर उस घर से ब्याह शादी का फंक्शन होगा, तो घर में मेहमान आएंगे। कभी फूफा जी आएंगे, कभी बुआ जी, कभी मासी जी, कभी मामा जी आएंगे, कभी ताऊ जी, कभी चाचा जी। तो घर में रिश्तेदार आएंगे तो अपना अपना सामान और सूटकेस, ब्रीफकेस लाएंगे। और फिर वो डोहरी का सामान भी तो घर में आएगा। तो घर में सामान बढ़ जाएगा। तो क्या पुराना वाला सामान घर का फेंक दें क्या बात? नहीं, उसी घर में एडजस्ट करना है। आप समझो मेरी बात। ये सेल की मस्त लाइफ चल रही है। इस सेल के पास जितना भी डीएनए था, उसने उसको 30 और 300 में पैक करके रखा हुआ था। सेल की मस्त जिंदगी चल रही थी। ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, इसको आराम से खोल लेंगे क्योंकि कम पैक किया गया। ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है, इसको बार बार नहीं खोलना है, तो इसको ज्यादा पैक करके पैरी फैरी पे रख दिया। सेल की मस्त लाइफ चल रही है। अगर ये सेल डिवाइड होगा, सपोज अगर ये सेल डिवाइड होगा, सीधे ही दो इससे नहीं हो जाएंगे। जब भी कोई सेल डिवाइड होता है, पहले वो तैयारी करता है। एक से दो सेल जब भी बनती है, डिवीजन कोई भी हो मेरे दोस्त, चाहे माइटोसिस या मियोसिस हो, डिवीजन कोई भी हो, पहले सेल प्रिपरेशन करता है। प्रिपरेशन क्या प्रिपरेशन करता है? एक से दो सेल बननी है तो ये पेरेंट सेल पहले तैयारी करता है। क्या तैयारी करता है? सबसे बड़ी तैयारी होती है, इस सेल के पास जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, उसकी कॉपी तैयार होती है, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन। तो जितना भी डीएनए होगा वो रेप्लिकेट हो जाएगा। रेप्लिकेट, इसकी कॉपी बना दी, इसकी कॉपी बना दी, इसकी कॉपी बना दी, डीएनए डबल हो गया, रेप्लिकेशन हो गया, ताकि वो कॉपी टोटल सेल्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो अंदर तो डीएनए को कॉपी तैयार होती है, बाहर सेल ऑर्गेनेल का नंबर बढ़ाया जाता है, मेनली माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो जब भी ये सेल डिवाइड होगी तो सीधा ही डिवाइड नहीं हो जाएगी, पहले ये सेल तैयारी करेगी। और उस तैयारी में सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट आएगा, ये सेल अपना डीएनए डबल करेगी, यानी डीएनए रेप्लिकेशन होगा। तो रेप्लिकेशन किसका होगा? यू का या हेटेरो का? मर गए। जब भी ये सेल डिवाइड होगी तो पहले तैयारी करेगी, और तैयारी में सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट आएगा, ये सेल अपना डीएनए रेप्लिकेट करेगी। तो रेप्लिकेशन किसका होगा? यू का या हेटेरो का? दोनों का। मर गए। पहले ही नहीं आ रहा था, ऊपर से रेप्लिकेट हो गया, मर गए। पहले ही जितना डीएनए था, जैसे तैसे उसको 30 और 300 में पैक करके रखा हुआ था, ऊपर से सेल ने टोटल डीएनए डबल कर दिया। ये भी डबल हो गया, ये भी डबल हो गया, मर गए। अमाउंट जस्ट डबल हो गया इत्तू से न्यूक्लियस में। तो जब और डबल हो गया, अमाउंट डबल हो गया, तो इसको और ज्यादा पैक करेंगे, और ज्यादा खोल देंगे, और ज्यादा पैक करेंगे, वरना वो आएगा कैसे? तो इसे और ज्यादा पैक करना पड़ेगा। पैकेजिंग लेवल इससे आगे जाएगा या पीछे लौट के आएगा? आगे जाएगा। और आगे जाएगा तो थोड़ा सा और बढ़ेगा, थोड़ा और बढ़ेगा, और बढ़ेगा, और मेटाफेज में आते आते पूरी तरह से पैक हो जाएगा। अब उसे और ज्यादा पैक करने की जरूरत नहीं है, और आप कहेंगे फाइनली क्रोमोसोम्स बन गए। क्या बन गए? क्रोमोसोम्स। कुछ समझ में आ रहा है? क्रोमोसोम दिखाई देते हैं मेटाफेज में। मेटाफेज आती है प्रोफेज के बाद, प्रोफेज आती है जी2 के बाद, जी2 आती है एस फेज के बाद। अगर सेल एस फेज में एंटर ही नहीं कर रही, वो जी नोट में है, शांत प्रावस्था में, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, तो उसका डीएनए डबल होगा ही नहीं। अगर डीएनए डबल ही नहीं होगा तो इस डीएनए को और ज्यादा पैक करने की जरूरत क्या है? क्योंकि उसने 30 और 300 में तो पैक कर ही रखा है। रेप्लिकेशन होगा तो क्रोमोसोम बनेगा, रेप्लिकेशन नहीं होगा तो क्रोमोसोम नहीं बनेगा। क्रोमोसोम दिखाई देते हैं मेटाफेज में, मेटाफेज आती है प्रोफेज के बाद, प्रोफेज आती है जी2 के बाद, और डीएनए रेप्लिकेशन होता है एस फेज में। अगर सेल एस फेज में एंटर ही नहीं करती, ये सेल शांत बैठी हुई है जी नोट के अंदर, तो जी नोट में तो जी1 में नहीं आएगी, तो फिर एस में भी नहीं आएगी, तो जी2 में भी नहीं आएगी, तो प्रोफेज मेटाफेज आएगी नहीं, आपको क्रोमोसोम दिखाई नहीं देगी। तो अगर ये रेप्लिकेशन होगा तो अमाउंट डबल हो जाएगा। अमाउंट डबल हो जाएगा तो पहले ही नहीं आ रहा था, ऊपर से डबल हो गया, तो उसे और ज्यादा पैक करना पड़ेगा, और ज्यादा पैक करना पड़ेगा, तो फाइनली क्या बन जाएंगे? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम तभी बनेंगे जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा। डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा तो क्रोमोसोम्स नहीं बनेंगे। कुछ कुछ दिमाग में सेट हो रहा है, नोट कीजिए, फिर चलते हैं।
बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो भिड़ो। बच्चा पूछ रहा है सर टॉपिक कौन सा है? थर्मोडायनामिक्स। मैग्नेटिज्म खत्म हो गया बेटा, टोरॉइड भी हो गया, सोलिनॉइड भी हो गया, मैग्नेटिज्म चल रहा है बेटा। इसके बाद हम केटीजी लेके चलेंगे, फिर रेडिएशन लेके चलेंगे, कन्वेक्शन और कन्वेक्शन के बारे में, कंडक्शन के बारे में बताएंगे, एनर्जी ट्रांसफर्स की मैकेनिज्म के बारे में। डॉक्टर संकेत, लूप के नीचे लिखा बेटा डोमेन, लूप डोमेन्स, डोमेन्स बन गए हैं संकेत बाबू। सुपर सोलेनॉइड को लूप्ड डोमेन भी कहते हैं। अच्छी किताबें यही टर्म काम में लेती हैं। आपके लेवल की किताबें नहीं, जो वर्ल्ड लेवल पे चलती हैं। डोंट ट्राई टू टीच मी। किसी ने आके बोल दिया टोटोरा तो टोटोरा हो गई। टोटोरा तो एक लेमैन के लिए, एक गरीब इंसान जो फिजियोलॉजी पढ़ना चाहता है। सुन लो मेरी बात को, सुन लो जो मैं कह रहा हूं, शोर शराबा कम किया करो, बाप के ऊपर इंसान की बातें सुना करो। एक गरीब इंसान जो फिजियोलॉजी समझना चाहता है, इतना लेमैन, एक नौ सिखिया भी उसको फिजियोलॉजी को लैंग्वेज इतना इजी लिखा है टोटोरा। जो आप बुक पढ़ेंगे, दैट इज द गेनोम, दैट इज द गाइड, दैट इज द बाइबल ऑफ फिजियोलॉजी, वो निकालेगा धुआं तुम्हारा टोटोरो। ठीक है, पता है मुझे तुम्हारा रिप्रोडक्शन हो चुका है टोटोरो। आपके लिए टोटोरा ही काफी है यहां तक। आगे एमबीबीएस में जाते ही गाइटन और गेनोम पढ़ना है। जब जाओ तो मेरे से एक दो किताबें जरूर पूछ लेना। हाउ टू डाउनलोड बुक्स, कौन से सॉफ्टवेयर होने चाहिए आपके आईपैड के ऊपर, आईफोन पे या फिर OnePlus 8 Pro पे या 10 Pro पे पैसा बर्बाद नहीं करना। गैजेट बड़ा होना चाहिए ताकि डॉक्यूमेंट्स रहे आपके पास में। क्या डॉक्टर साहब, एक गैजेट डिजिटल अच्छा वाला होना चाहिए डिवाइस। रहने दे, अभी लेवल है तुम्हारा, लेवल तो तुम्हारा 400 नंबर लाने वाला नहीं है। गैजेट खरीदेगा, बात तो ऐसे कर रहा है कि घर की इकोनॉमी यही संभाल रहा है। पढ़ ले चुपचाप नालायक। अभी बता दो, अभी बता दो। 720 नंबर लेके आ, आईपैड मैं गिफ्ट दे दूंगा। और बोल, दम है तो ले जाके दिखा, दम है तो ले जाके दिखा। क्या नाम है तुम्हारा? यशपाल। पूरी क्लास के सामने चैलेंज किया इसको मैंने। नीट 2022 में 720 नंबर लेके आ, आईपैड मैं दे दूंगा तेरे नया, जो भी वर्जन चल रहा होगा। 600 नंबर पे री एडमिशन देंगे आपको। पढ़ लो चुपचाप। बस 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 बस, कीप साइलेंस, माइंड योर ओन बिजनेस। हो गया बेटे? रेप्लिकेशन होगा तो क्रोमोसोम बनेगा, रेप्लिकेशन नहीं होगा तो क्रोमोसोम नहीं बनेगा। ये 30 नैनोमीटर थिकनेस है और ये ये 300 नैनोमीटर थिकनेस है। तो 30 और 300 में पैक करके रखा जाता है। बेटा न्यूक्लियोसोम पॉजिटिव चार्ज नहीं, हिस्टोन पे पॉजिटिव चार्ज है और डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है, तभी तो इंटरेक्ट करेगा ना। तभी तो डीएनए जो है उसके चारों तरफ रैप हो जाएगा और बाइंडिंग डीएनए उसे आपने नाम दे दिया। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी नहीं पढ़ा है आप लोगों ने?
पढ़ना उसको जरा एक बार, सब कुछ मैं ही पढ़ा दूं कम वक्त। हर मास्टर को लपेटते रहते हैं जो भी आता है। आप ही पढ़ा दो सब कुछ, पीछे वाला तो कुछ भी नहीं पढ़ा के गया। मेरे बाद कोई आएगा आप ही पढ़ा दो, वो तो बर्बाद करके हमारी सेल। यशपाल बाबू 720 डन। रेप्लिकेशन होगा तो क्रोमोसोम बनेगा, रेप्लिकेशन नहीं होगा तो क्रोमोसोम नहीं बनेगा। रेप्लिकेशन हो गया इसका मतलब सेल एस फेज में एंटर कर चुका है, मतलब डीएनए डबल हो चुका है। पहले ही नहीं आ रहा था, जैसे तैसे 30 और 300 में पैक किया होता, ऊपर से पूरा अमाउंट डबल हो गया, तो उसे और पैक करना पड़ेगा। और पैक करते करते इससे आगे लेके जाएंगे तो मामला 700 पे नहीं रुकेगा, 1400 नैनोमीटर थिकनेस पे जाके रुकेगा, और उसे नाम देंगे क्रोमोसोम। हमने न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में एक लाइन बोली थी, न्यूक्लियर लेमिना या फाइबरस लेमिना होल्स हेट्रोक्रोमेटिन। आपके सामने है, रेड कलर का न्यूक्लियर लेमिना है, ब्लैक कलर का हेट्रोक्रोमेटिन। क्या शानदार इंटरेक्शन होती होगी उस न्यूक्लियर लेमिना में, लेमिन प्रोटीन है, इस हेट्रोक्रोमेटिन में हिस्टोन और नॉन हिस्टोन, और क्या शानदार बॉन्डिंग होती होगी यहाँ पे इंटरेक्शन से। केमिस्ट्री ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। हाँ बस स्क्रीनशॉट भी दे दें आपको, है ना, बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट भी नहीं आता है, पूरा लेक्चर तो रहता है आपके प्लेटफॉर्म पे, तो नोट्स बनाया करो साथ साथ। पेशेंट आएगा तो स्क्रीनशॉट लोगे उसका कि डायग्नोज करोगे? किस दिन वो पैसे का वहां पे जो आपको फीस देनी है उसका स्क्रीनशॉट दे गया तो प्रिंटर निकालते रहना फिर स्क्रीनशॉट के। हो गया? जल्दी कंप्लीट करो। आएगा जब मॉलिक्यूलर पढ़ोगे सब समझ में आएगा। डायग्राम को देखने का नजरिया है। पढ़ो पहले जाके, अभी कोई बात नहीं, पढ़ान दो मेरे को, डोंट डिस्टर्ब मी। ना प्रोफेस जानते ना मेटाफेस जानते, जानते क्या हो तुम सेल के बारे में? कुछ भी नहीं जानते, चुप रहे बिल्कुल, पढ़ान दे मेरे को, मैं पढ़ाता चला जाऊं, उसके बाद में जब सेल डिवीजन खत्म हो जाए तब बताना कि कुछ डाउट रहा कि नहीं रहा। पहले मुझे महसूस करने दे सेल को। समझ में आ गया 30 नैनोमीटर? राजकुमार अभी पढ़ाने दो मेरे को, जिंदगी भर क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में उलझे रहते हैं, फिर तो ये समझ में नहीं आता। तो अगर इसी के आगे लेके चल रहे हम, यहां तो बोर्ड के कारण मजबूरी थी ना, इसी में इफ रेप्लिकेशन अकर्स,
अगर रेप्लिकेशन हो गया, नहीं समझे, ये था राजा बाबू सीन। एक था, एक और बन गया, एक था, एक और बन गया, अमाउंट डबल हो गया। पहले ही नहीं आ रहा था, ऊपर से डबल हो गया। एक तो था, जैसे तैसे उसको पैक करके रखा हुआ था, एक और बन गया। हेलो, इधर तो चलो। एक तो था, एक और बन गया, मर गए, अमाउंट डबल हो गया। तो सभी के साथ ये होगा। टोटल 46 है, सभी रेप्लिकेट हो गए। वो बात रह गई, कोई अर्ली रेप्लिकेट हुआ, कोई लेट, लेकिन रेप्लिकेशन तो टोटल का ही हुआ। एक तो था डीएनए मॉलिक्यूल, एक और बन गया, तो अमाउंट डबल हो गया, तो उसे और पैक करना पड़ेगा, और पैक करना पड़ेगा, और पैक करना पड़ेगा, वरना वो आएगा कैसे? घर में मेहमान आते जा रहे हैं, सामान लाते जा रहे हैं, सामान को समेट समेट के रखते जा रहे हैं, ताकि चाक भात के लिए जगह मिलती रहे और ये प्रोग्राम घर में चलते रहे। बस बोले अब सारा सामान जम गया, अब आराम से यहाँ पे हल्दी वल्दी का प्रोग्राम हो सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं। कौन सा ये हल्दी सुनते चला रहा है? Turmeric is the only antiseptic which is applied before injury. फिर जिंदगी पर आघात ही आघात है बाबू। तेरे पापा को भी है, अब बोल, केवल पीयूष पापा को नहीं है, तेरे पापा को भी एक्सपीरियंस है, इसलिए चुप रहा करो मेरे क्लास में। एक तो था, एक और बन गया, अमाउंट डबल हो गया। पहले ही नहीं आ रहा था, ऊपर से डबल हो गया, तो उसे और पैक करना पड़ेगा। तो पैक करते 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 बस लास्ट लेवल ऑफ कंडेंसेशन, अब उसे और ज्यादा पैक करने की जरूरत नहीं है। इस लास्ट लेवल को बेटा जी बोलते हैं क्रोमोसोम, और इसका थिकनेस होता है 1400 नैनोमीटर। और ये जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं क्रोमेटिड, ध्यान से सुन लेना। और इसका थिकनेस होता है 700 नैनोमीटर। जब एनसीईआरटी ये डायग्राम दे रहा है, ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है, ये दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल है, ये डायग्राम वही है। एक क्रोमोसोम में 2 डीएनए मॉलिक्यूल। हेलो भाई साहब, अपनी दुनिया में लगे रहते हैं, गुटका किंग मानिक चंद। एक टिपिकल क्रोमोसोम ऐसा ही होता है, एक टिपिकल क्रोमोसोम ऐसा ही होता है। एक क्रोमोसोम में 2 डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं, एक डीएनए मॉलिक्यूल ये है और एक डीएनए मॉलिक्यूल ये है, 2 डीएनए मॉलिक्यूल। भाई साहब, ओ गायत्री, बिटिया सुनती नहीं है? एक क्रोमोसोम में 2 डीएनए मॉलिक्यूल, 2 कैसे हो गए? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन नहीं होता तो ये नौबत ही नहीं आती, रेप्लिकेशन नहीं होता तो उसे और ज्यादा पैक करने की जरूरत नहीं थी। रेप्लिकेशन हुआ तो फिर उसको और ज्यादा पैक करना पड़ा। अगर रेप्लिकेशन नहीं होता, इसका मतलब सेल जी नोट के अंदर है, रेप्लिकेशन हो गया, इसका मतलब सेल जी नोट से जीवन में नहीं, एस फेज में एंटर कर चुकी है, और एस फेज में आ गई है, तो डीएनए डबल हो चुका है, और डबल हो चुका है तो उसे और ज्यादा पैक करना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्हें अब डॉटर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एक क्रोमोसोम में 2 डीएनए मॉलिक्यूल, एक डीएनए मॉलिक्यूल ये है और दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल ये है। अरे डीएनए तो है। तो लास्ट लेवल ऑफ कंडेंसेशन, एक डीएनए मॉलिक्यूल ये है और एक ये है, 2 हो गए। ये जो डायग्राम दिखा रखा है, ये वाला डायग्राम है 2 डीएनए मॉलिक्यूल, और ये वाला डायग्राम सामने से डायग्राम है, इसके पीछे दिख रहा है वो दूसरा वाला डीएनए मॉलिक्यूल। ये 2 डीएनए मॉलिक्यूल होंगे। रेप्लिकेशन होगा तो क्रोमोसोम बनेगा, रेप्लिकेशन नहीं होगा तो क्रोमोसोम नहीं बनेगा। तो आप क्रोमेटिन बोलो या क्रोमोसोम बोलो, सब कुछ डीएनए ही है। आप क्रोमेटिन बोलो या क्रोमोसोम बोलो, सब कुछ डीएनए ही है। आप उसे बच्चा बोलो या उसे एडोलसेंट बोलो या उसे एडल्ट बोलो, सब इंसान ही है।
कुछ किताबें इस क्रोमेटिड को हाफ क्रोमोसोम लिख देती है, गंदी बात। बोले ये आधा इंसान है। तो जब ये पैदा हुए थे 1/4 इंसान थे, जब ये बड़े हो जाएंगे 30 साल के तो ये इंसान बन जाएंगे, और जब ये 60 के होंगे तो डबल इंसान, और जब 120 के हो जाएंगे तो 4 इंसान बन जाएंगे। ये इंसान ही रहेंगे। आप लाइफ साइकिल की स्टेज को अलग अलग नाम देते हैं। आपने कहा ये एम्ब्रियो है, ये फीटस है। पहले एम्ब्रियो बोलते हैं फिर फीटस बोलते हैं, क्योंकि अल्फाबेट में पहले ई आता है फिर एफ आता है, नीचे ऐसे सिखाता है। तो पहले एम्ब्रियो फिर फीटस, फिर जब पैदा हुआ तो आपने उसको इन्फेंट या न्यू बॉर्न कहा, फिर आपने उसको चाइल्ड कहा, फिर आपने उसको एडोलसेंट कहा, फिर आपने उसको एडल्ट कहा, फिर आपने उसको ओल्ड कहा। लाइफ साइकिल के अलग अलग स्टेज को अलग अलग नाम दे दिए। ऐसे कंडेंसेशन लेवल को अलग अलग नाम दे दो। शुरुआत हुई तो न्यूक्लियोसोम बोल दिया, थोड़ा और पैक हो गया तो सोलेनोइड बोल दिया, थोड़ा और पैक हो गया तो लोब डोमेन बोल दिया, और पैक हो गया तो क्रोमेटिड बोल दिया, फुली पैक हो गया तो क्रोमोसोम बोल दिया। तो इसको हाफ क्रोमोसोम मत बोलिए, इसे क्रोमेटिड ही नाम दीजिए। अगर ये हाफ क्रोमोसोम है तो क्या ये 1/4 क्रोमोसोम है? नहीं नहीं, इसको हाफ क्रोमोसोम बिल्कुल मत बोलिए, इसको क्रोमेटिड। कंडेंसेशन लेवल के इस जगह का नाम क्या होगा? क्रोमेटिड होगा। तो एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होंगे, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स होंगे, एक ये है एक ये है। एक क्रोमोसोम में 2 डीएनए मॉलिक्यूल, 2 ही होंगे। एक क्रोमोसोम में 2 डीएनए मॉलिक्यूल, कोई भी क्रोमोसोम, आप समझो मेरी बात। क्रोमोसोम तभी बनता है जब रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन नहीं होता है तो क्रोमोसोम नहीं बनता है। एक सेल के पास जितना भी डीएनए था उसने उसको 30 और 300 में पैक करके रखा हुआ था। सेल की मस्त लाइफ चल रही थी, सेल की मस्त जिंदगी चल रही थी, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव था। अगर ये सेल डिवाइड होगा तो पहले तैयारी करेगा, तैयारी में सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट आएगा, ये सेल अपना डीएनए डबल करेगा, ये भी डबल करेगा, ये भी डबल करेगा। डबल हो गया, पहले ही नहीं आ रहा था, जैसे तैसे पैक करके रखा था, ऊपर से डबल हो गया तो उसे और पैक करना पड़ेगा। मामला 700 पे नहीं रुकेगा, 1400 पे जाके रुकेगा। फाइनली क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम। तो आप क्रोमेटिन बोलो या क्रोमोसोम बोलो, मटेरियल एक ही है। आप बच्चा बोलो या एडल्ट बोलो, मटेरियल इंसान ही है। सब डीएनए की कंडेंस लेवल है। थोड़ा कम कंडेंस था तो यू क्रोमेटिन बोल दिया, थोड़ा और पैक हो गया तो हेट्रोक्रोमेटिन, फुली पैक हो गया तो क्रोमोसोम बोल दिया। मटेरियल डीएनए ही है, उसकी कंडेंसेशनल स्टेजेस को अलग अलग नाम दे रहे हैं। दाता तेरे कई नाम, कोई बोले अल्लाह तो कोई बोले राम, एक ही है वो, नाम अलग अलग दे रहे हैं। मटेरियल तो डीएनए ही है, नाम अलग अलग दे रहे हैं। कभी उसे यू बोल रहे हो, कभी आप उसे हेट्रो बोल रहे हो, कभी आप उसे क्रोमोसोम बोल रहे हो। मटेरियल डीएनए ही है। जब आप सेल को इंटरफेस में देखोगे तो आप में न्यूक्लियस दिखाई देगा, उसके अंदर क्रोमेटिन दिखाई देगा। और जब क्रोमोसोम बनेगा, अच्छा सा क्रोमोसोम दिखाई देता है मेटाफेज में। मेटाफेज में क्रोमोसोम बहुत अच्छे से दिखाई देता है। और जब तक ये क्रोमोसोम बनता है, न्यूक्लियर एनवलप ही गायब हो चुका होता है, क्योंकि न्यूक्लियस तो प्रोफेज के लास्ट में ही गायब हो जाता है। आप कह जरूर देते हैं, आप कह जरूर देते हैं कि ह्यूमन डिप्लॉयड सेल के न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन बेटा जी जब तक न्यूक्लियस होता है क्रोमोसोम दिखाई नहीं देते, और जब क्रोमोसोम बनता है न्यूक्लियस दिखाई नहीं देता, क्योंकि एट द एंड ऑफ प्रोफेज न्यूक्लियर एनवलप डिसइंटीग्रेट्स। तो एनसीईआरटी ने बड़ी सफाई से लिखा है, स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम्स इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस, इन प्लेस ऑफ क्रोमेटिन नहीं लिखा। न्यूक्लियस है तो क्रोमोसोम नहीं, क्रोमोसोम है तो न्यूक्लियस नहीं। आप कह जरूर देते हो कि न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम है, हम समझ गए आप डीएनए की रेस्पेक्ट में ही बात कर रहे हो। जो आप अपने घर के सामने खड़े होकर कहते हो गुरुजी अपना मकान है, हम समझ गए आप घर की ही बात कर रहे हो, क्योंकि ईंटों का बना ढांचा मकान कहलाता है, और जिस मकान में ये आत्माएं रहती है उन्हें भूत बंगला कहते हैं। जिसमें ये आत्मा रहती है उसे घर कहते हैं। हाय मेरा बच्चा। तो घर ईंटों का बना जिसमें हम लोग रहते हैं वो हमारा घर है, वो मकान नहीं। तो घर और मकान को सिनोनिमस की तरह यूज कर लेते हैं, लेकिन हल्का सा डिफरेंस लेके चलते हैं। जैसे एट्रियम और ओरिकल, ये जो मेन चैम्बर जो होगा वो एट्रियम होगा, वो एट्रियम होगा। और जो लेटरल आउटग्रोथ जो निकल जाती है ये ओरिकल है। तो ओरिकल इज द पार्ट ऑफ एट्रियम। ओरिकल का लिटरल मीनिंग होता है which resembles dog's ear, जो कुत्ते के कान की तरह दिख रहा है, ये लेटरल आउटग्रोथ की ओरिकल है। लेकिन हम सिंपली आपके लेवल पे बोलते हैं दो एट्रिया हैं या तो ओरिकल्स हैं। तो एट्रिया और ओरिकल को आप सिनोनिमस की तरह यूज कर लेते हैं, लेकिन ओरिकल इज द पार्ट ऑफ एट्रिया।
तो इतना डिफरेंशिएट नहीं करते, लेकिन यहां ध्यान रखना है क्रोमेटिन और क्रोमोसोम एक ही मेटेरियल के दो नाम है। अगर रेप्लिकेशन हो गया तो अमाउंट डबल हो गया, और डबल हो गया तो उसे और पैक करना पड़ेगा, फाइनली क्या बन जाएगा, क्रोमोसोम। है वही डीएनए, लेकिन डीएनए को कभी यूक्रोमेटिन बोल रहे हो, कभी उसको हेट्रोक्रोमेटिन बोल रहे हो, कभी उसको क्रोमोसोम बोल रहे हो, मटेरियल तो डीएनए है। फ्री डीएनए कभी रह ही नहीं सकता, उसको पैक करके रखना ही पड़ेगा, और पैकेजिंग में हेल्प करता है हिस्टोन, और एक लेवल पे आके कौन हेल्प कर देता है, स्कैफोल्ड, नॉन हिस्टोन। और भी कोई हेल्प करता है वो आगे बताएंगे, इतना तो उसमें एडिट कर दो, उस डायग्राम को आगे लेके चलो। रेप्लिकेशन हुआ तो अमाउंट डबल हो गया, पहले ही नहीं आया था, जैसे तैसे समेट के पैरी फैरी पे रखा था, और डबल हो गया तो और पैक करना पड़ेगा, फाइनली क्रोमोसोम बन जाएगा। नालायक महेश, सुधर जा। कौन बोला, कौन बोला, तेरा टाइम आएगा। हम सब की किस्मत लिखी जा चुकी है, और हम सब की किस्मत में ये लिखा है कि हमें उतना ही मिलेगा जितना हम मेहनत करेंगे। चलें आगे। तो क्रोमेटिन और क्रोमोसोम एक ही मटेरियल के दो नाम। जो आप सेल को इंटरफेस में देख रहे हो, तो उसमें आपको न्यूक्लियस दिखाई देगा। ये मैंने न्यूक्लियर फाइबर्स लेमिना बना दिया बेटा से। जब सेल को इंटरफेस में देख रहे हो तो उसमें आपको क्रोमेटिन दिखाई देगा, या तो वो यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन की फॉर्म में होगा। क्रोमेटिन टर्म किसके लिए काम में लिया है, यू के या हेट्रो के लिए, दोनों के लिए लिया है। डीएनए किस में होगा, यू में या हेट्रो में, दोनों में होगा। हिस्टोन प्रोटीन किस में होगा, दोनों में होगा। नॉन हिस्टोन किस में होगा, हेट्रो में होगा, क्योंकि यहां पर स्कैफोल्ड का रोल आता है। अभी तो बताया बेटे कि थर्ड लेवल पे आके नॉन हिस्टोन हेल्प करता है। तो क्रोमेटिन और यू क्रोमेटिन एक ही बात है नहीं, क्योंकि क्रोमेटिन जब थोड़ा सा पैक हो गया तो यू बोल दिया, थोड़ा और पैक हो गया तो हेट्रो बोल दिया। और जब ये रेप्लिकेट हो गया, ये रेप्लिकेट हो गया, अगर रेप्लिकेशन हो जाएगा, इफ रेप्लिकेशन अकर्स, अगर रेप्लिकेशन हो गया तो अमाउंट डबल हो जाएगा, ये भी डबल हो जाएगा, ये भी डबल हो जाएगा, ये भी डबल हो जाएगा। पहले ही नहीं आ रहा था, ऊपर से डबल हो गया तो उसे और पैक करना पड़ेगा, फाइनली क्या बन जाएंगे, क्रोमोसोम्स बन जाएंगे। उसी कलर से लेता हूं, वरना कहोगे जैसे जैसे सेल डिवीजन में आगे बढ़ती है उसका कलर चेंज होने लगता है, और इस सेल को गिरगिट सेल कहा जाता है।
अगर रेप्लिकेशन हो गया तो अमाउंट डबल हो गया। रेप्लिकेशन होता है एस फेज में, एस फेज के बाद आएगा G2, G2 के बाद आएगा प्रोफेज, और प्रोफेज के लास्ट में न्यूक्लियर एनवलप क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। प्रोफेज के लास्ट में न्यूक्लियर एनवलप गायब हो जाएगा, ये लीजिए। और जब ये न्यूक्लियर एनवलप गायब हो जाएगा तो इसके अंदर जो भी ये क्रोमेटिन डबल हुआ था, अब वो एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं रहेगा, पूरी सेल में बिखर जाएगा। रोक सको तो रोक लो। जब एनवलप ही नहीं रहा बच्चे, तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहा, कोई बाउंड्री नहीं रही, क्योंकि जब तक एनवलप था सारा मेटल अंदर ही पैक हो रहा था। जब एनवलप ही नहीं रहा तो इनके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहा, अब सारा मेटल पूरी सेल में बिखर जाएगा। और मेटाफेज के आते आते ये बहुत अच्छे से आपको पैक दिखाई देगा, और आप कहेंगे क्या दिख रहे हैं आपको, क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं। तो मेटाफेज में क्रोमोसोम्स दिखाई देंगे, ये मेटाफेज है। मतलब एम फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और ये जो आपको दिख रहा है ये इंटरफेज है, ये इंटरफेज न्यूक्लियस है। इंटरफेज में न्यूक्लियस दिखाई देगा और मेटाफेज में आपको न्यूक्लियस दिखाई नहीं देगा। न्यूक्लियस है तो क्रोमोसोम नहीं, क्रोमोसोम है तो न्यूक्लियस नहीं। तो एनसीईआरटी बड़ी सफाई से लिखता है स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम, एक ऐसा क्रोमोसोम जिसकी स्ट्रक्चर को आप बहुत अच्छे से स्टडी कर पाए, जिसका मॉर्फोलॉजी या इसके क्रोमोसोम के बारे में अच्छे से डिटेल स्टडी कर पाए, ऐसा मेटाफेज में देखने को मिलेगा। तो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम मतलब मेटाफेज आ चुकी है। इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस लिखा है एनसीईआरटी ने, इन प्लेस ऑफ क्रोमेटिन नहीं लिखा। मतलब ये वाला सीन ऐसा नहीं होगा कि सेल होगी, न्यूक्लियस होगा, उसके अंदर क्रोमोसोम मिलेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कहीं आप सोचो वहां भी न्यूक्लियस है, यहां भी न्यूक्लियस है, वहां क्रोमेटिन था या क्रोमोसोम बन गया, नहीं नहीं, न्यूक्लियस ही गायब हो जाएगा। इन प्लेस ऑफ क्रोमेटिन नहीं लिखा, इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस लिखा है। न्यूक्लियस है तो क्रोमोसोम नहीं, क्रोमोसोम है तो न्यूक्लियस नहीं। तो आप सिंपली सिंपली कह जरूर देते हैं कि एक हैप्लॉइड सेल के न्यूक्लियस में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं और डिप्लॉइड सेल के न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम हो गए। हम समझ गए आप डीएनए के रेस्पेक्ट में ही बात कर रहे हैं, कि हर समय हम टर्मिनोलॉजी में इतना फाइन डिफरेंस नहीं कर रहे होते। समझ रहे हो मेरी बात को, नोट कीजिए। ये क्रोमेटिन है, ये हेट्रोक्रोमेटिन है। ये यू क्रोमेटिन है। तो क्रोमेटिन और क्रोमोसोम एक ही बात है। अगर ये क्रोमेटिन रेप्लिकेट हो गया तो वो और कंडेंस हो जाएगा, उसे क्रोमोसोम नाम दे देंगे, सब कुछ डीएनए ही है। जल्दी करो, पुलिस आ गई। जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको लेके जाएंगे ऑक्सीजन सिलेंडर के। सोंदू पटेल नोट्स बना ले। कल 700 से ऊपर मार्क्स कितने बच्चों के आए? और बोलो, और बोलो, शाबाश। एक बच्चा है सिर्फ। कितने आए बेटा? 703। क्या नाम है आपका? क्या बोला? मुक्तिराज, मुक्तिकांत। कहाँ से मुक्तिकांत जी है बेटा? ओडिशा से, वेरी गुड। पापा क्या करते हैं, सर्विस या जो उसमें बिजनेस में? कोई बुक चाहिए तो मेरे को बोल देना, कोई बॉटनी का, जूलॉजी का कोई ऑब्जेक्टिव बुक या प्रैक्टिस के लिए कोई चाहिए तो मेरे को बोल देना, ठीक है? पर्सनली मेरे को मैसेज भी कर देना, अगर चाहिए मंगवा दूंगा बेटा। एक गिफ्ट फॉर समवन यू लव। अगली बार जो टॉप करेगा उसके लिए फिर ऑफर खुला है। शाबाश बेटा।
आई एम प्राउड ऑफ यू। लगे रहो, ग्राफ को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आज लिपिड का एब्जॉर्प्शन पढ़ना, डाइजेस्टिव सिस्टम से ऐसे ही पढ़ लेना। कल लिंक पे मैं उसका लिपिड का एब्जॉर्प्शन का कंटेंट डाल दूंगा। बहुत दिन हो गए बोलते हुए, अभी रोके रखा है मैंने। मेरा बच्चा पढ़ ही नहीं रहे, टेस्ट का प्रेशर होगा बेचारों पे। माइनर टेस्ट में इतनी मेहनत करते हैं बेचारे। रेप्लिकेशन होगा तो क्रोमोसोम बनेगा, रेप्लिकेशन नहीं होगा तो क्रोमोसोम नहीं बनेगा। रेप्लिकेशन कब होता है? एस फेज में। तो सेल एंटर कर जाएगी एस से नेक्स्ट फेज में, क्योंकि डबल हो चुका है। G2 आएगा, प्रोफेज आएगा, फिर मेटाफेज में आते आते फुली पैक हो जाएगा। तो जब भी रेप्लिकेशन होता है, सिंपली सिंपली समझो, वैसे तो पूरा मॉलिक्यूल में पढ़ेंगे। ये एक डीएनए मॉलिक्यूल था, इस एक पे जो तरीका अपनाएंगे बाकी 45 पे वही तरीका चलेगा। रेप्लिकेशन होता है एस फेज में, और जब भी रेप्लिकेशन होता है दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, डीएनए अनवाइंड हो जाता है। जानते हैं आप लोग, ये दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से अलग हो गए। रेप्लिकेशन के समय, रेप्लिकेशन होता है एस फेज में, दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से अलग हो गए। अब रेप्लिकेशन होता है सेमी कंजर्वेटिव मेथड का। बेटा मेसेल्सन में स्टॉल, कुछ याद आ रहा है? ये लीजिए, एक डीएनए स्ट्रैंड पेरेंटल था और दूसरा न्यूली सिंथेसाइज हो गया, नया बन गया। सेमी कंजर्वेटिव मेथड चलता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया क्या? पढ़ा तो होगा ना आप लोगों ने? बहुत बढ़िया। नो सर, नो सर। एक से दो डीएनए मॉलिक्यूल बने। पिटने वाले हो तुम लोग, मैं बता रहा हूं। एनसीईआरटी भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। तो एस फेज में दो डीएनए मॉलिक्यूल बन गए। एक था वही जैसे तैसे पैक करके रखा था, ऊपर से डबल हो गया, दो डीएनए मॉलिक्यूल बन गए। अब ये दोनों डीएनए मॉलिक्यूल किसी एक पॉइंट पर आपस में जुड़े रहेंगे। ये दोनों डीएनए मॉलिक्यूल किसी एक पॉइंट पर आपस में जुड़े रहेंगे। एनाफेज में अलग होंगे ना। हेलो, अभी तो एस फेज ही आया है। एस के बाद G2 आएगा, G2 के बाद प्रोफेज आएगा, मेटाफेज आएगा, एनाफेज में इनको अपोजिट पोल पे लेके जाएंगे। तो अभी तो साथ साथ जुड़े हैं। एक से दो डीएनए मॉलिक्यूल बन गए, ये दोनों डीएनए मॉलिक्यूल किसी एक पॉइंट पर आपस में जुड़े रहेंगे। जहां भी जुड़े रहेंगे, जहां भी जुड़ेंगे, ए टॉपे लाल जैकेट, ये दोनों डीएनए मॉलिक्यूल किसी एक पॉइंट पर आपस में जुड़े रहेंगे। जहां भी जुड़े रहेंगे, जहां भी जुड़े रहेंगे, जहां भी जुड़े रहेंगे, उस जगह का नाम होता है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर वो जगह होती है जहां पे दोनों डीएनए मॉलिक्यूल एक दूसरे से अटैच रहते हैं। जिस जगह जुड़े रहेंगे वो सेंट्रोमियर है, वो सेंट्रोमियर है। और जो प्रोटीन इनको बीच में जोड़ने का काम करेगा वो काइनेटोकोर। बीच में होते हैं या साइड में होते हैं? तो पहले सोचो फिर बोलो। जब नहीं पता है तो चुप रहना, तुक्का थोड़ी लगाना है। दिस द सेल बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ी तुक्का मारा सही हो गया। हेलो, ये दोनों डीएनए मॉलिक्यूल किसी एक पॉइंट पे आपस में जुड़े हुए हैं। जहां जुड़े हुए हैं उस जगह का नाम सेंट्रोमियर है, लेकिन बीच में जो ये मैं प्रोटीन दिखा रहा हूं जो इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, इस प्रोटीन को बोलेंगे कोहेसिन्स। कोहेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स। सिमिलर के बीच में क्या होता है? कोहेसिव। वाटर 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 वाटर,
यार ये डिक्सन जोली कुछ बोली, ये ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी कुछ याद आ रहा है? कोहेसिव फोर्स, सरफेस पे आते आते सरफेस टेंशन हो जाता है। कहने को तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन टुगेदर वी विल मेक यूनिटी। वो यूनिटी क्या होती है? समुद्र के पानी में जाकर देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड की ताकत के माइंड अंदाज हो जाएंगे तुम। तो सिमिलर के बीच में कोहेसिव और डिसिमिलर के बीच में, तो ये भी डीएनए ये भी डीएनए, सिमिलर के बीच में कोहेसिन्स या एडिशंस, कोहेसिव। व्हाट इज बायोलॉजी? डायग्राम एंड टर्मिनोलॉजी, बस यही है बायोलॉजी। तो एस फेज में डीएनए डबल हो गया, और डबल हो गया तो पहले ही नहीं आ रहा था, ऊपर से डबल हो गया, तो दो डीएनए मॉलिक्यूल बन गए। तो इसे और ज्यादा कंडेंस करना पड़ेगा, और ज्यादा कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा, और कंडेंस करना पड़ेगा ताकि वो उसके अंदर आ जाए। हिस्टोन और नॉन हिस्टोन तो हेल्प कर ही रहा है, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन तो हेल्प कर ही रहा है, साथ में इसको कंडेंस करने में एक प्रोटीन और हेल्प करेंगी, जिन्हें बोलेंगे कंडेंसिंस। टर्मिनोलॉजी बस यही है बायोलॉजी। जो जोड़ के रखेगा वो, जो कंडेंस करेगा वो, जो अलग कर देगा सेपरेट, सेपरेट कर दिया। और अब अलग कब कर देते हैं? एनाफेज में। बोले तो एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। जो इन दोनों को जोड़ के रखेगा वो, जो इन्हें कंडेंस करेगा, जो अलग कर देगा सेपरेट। व्हाट इज बायोलॉजी? डायग्राम एंड टर्मिनोलॉजी, बस यही है बायोलॉजी। तो एस फेज में डीएनए डबल हो गया, तो आ ही नहीं रहा था, डबल हो गया, तो उसे और कंडेंस करना पड़ेगा, और शॉर्ट करना पड़ेगा। तो इसका कंडेंसेशन करते 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 इसको फुली कंडेंस कर देंगे, और मेटाफेज में आते आते पूरी तरह से कंडेंस हो जाएगा, पैक हो जाएगा। हिस्टोन नॉन हिस्टोन तो थी, साथ में कंडेंसेशन का रोल भी हो गया। लो इधर वाला डीएनए जो है ना, रेड के इधर वाला, इसको मैं पैक कर रहा हूँ, कंडेंस कर रहा हूँ, थोड़ा और शॉर्ट कर रहा हूँ ताकि आराम से आ जाए। इसको मैंने और कंडेंस कर दिया। इधर वाला डबल स्टैंडर्ड डीएनए लेके चल रहे हैं, दो स्टैंड दिखा रहे हैं, ब्लू कलर का, एक ब्लैक कलर का। ये डीएनए है, इसको कंडेंस कर दिया। अब इधर वाले को कंडेंस कर रहा हूं मैं। मेटाफेज में आते आते पूरी तरह से कंडेंस हो जाएगा, पूरी तरह से पैक हो जाएगा। अब इसे और ज्यादा पैक करने की जरूरत नहीं है, अब ये सेल में बड़ी आसानी से आ जाएगा। ये फुली पैक हो गया है, फुली कंडेंस हो गया। बस दिस इज द लास्ट लेवल ऑफ कंडेंसेशन, और इसे आप क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। ऐसा आपको कब दिखेगा? मेटाफेज में। ये क्रोमोसोम बन गया है। इसका थिकनेस होता है 1400 नैनोमीटर। जब आप एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ते हो, आप कहते हो एक क्रोमोसोम में दो डीएनए मॉलिक्यूल है, एक डीएनए मॉलिक्यूल ये है और दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल ये है। और ये दोनों डीएनए मॉलिक्यूल जिस जगह पे जुड़े रहते हैं वो सेंट्रोमियर, और इनको जोड़ने वाला जो प्रोटीन होगा कोहेसिन्स। सेंट्रोमियर वो जगह है जहां पे दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है, ये दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल है, ये दोनों डीएनए मॉलिक्यूल जिस जगह पे जुड़े हुए हैं सेंट्रोमियर, और बीच में जो प्रोटीन बनेगा इनको जोड़ेगा कोहेसिन। सेंट्रोमियर उस जगह का नाम है जहां पे दोनों डीएनए मॉलिक्यूल, एक ये है एक ये है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। और सेंट्रोमियर के इस तरह और इस तरह जो प्रोटीन प्लेट्स बनेंगी उनको क्या बोलेंगे? काइनेटोकोर्स। तो सेंट्रोमियर के दोनों तरफ ये काइनेटोकोर्स बन जाएंगे। एक टिपिकल क्रोमोसोम ऐसा ही होता है। एक क्रोमोसोम में दो डीएनए मॉलिक्यूल, एक डीएनए ये है एक ये है, दो कैसे हो गए? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन नहीं होता तो क्रोमोसोम नहीं बनता। एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड्स होते हैं, एक क्रोमेटिड ये है एक ये है। एक क्रोमेटिड में कितने डीएनए होंगे? एक, दो में दो हो गए, दो क्रोमेटिड्स हैं। एक क्रोमोसोम में एक सेंट्रोमियर होगा, होगा ही होगा। ईच क्रोमोसोम एसेंशियली हैज सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर वो जगह होती है जहां पे दोनों डीएनए मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं।
ऐसा कोई क्रोमोसोम नहीं हो सकता जिसमें सेंट्रोमियर ना हो, क्योंकि अगर बच्चे सेंट्रोमियर नहीं होगा तो सेंट्रोमियर के दोनों तरफ काइनेटोकोर्स कैसे बनेंगे, और काइनेटोकोर्स ही नहीं बनेंगे तो फिर माइक्रोट्यूबुल हिट कैसे करेंगे, स्पिंडल फाइबर से उनको होल्ड कैसे करेंगे, और फिर एनाफेज में इनको अपोजिट एक्सिस में खींच के कैसे लेके जाएंगे, इनको अलग कैसे करेंगे। तो सेंट्रोमियर तो होगा ही होगा। ईच क्रोमोसोम एसेंशियली हैज सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर तो होगा ही होगा। हाँ, इसकी पोजीशन अलग अलग हो सकती है। ये दोनों के दोनों डीएनए मॉलिक्यूल अगर बिल्कुल टिप पे आपस में जुड़ गए तो आप कहेंगे टीलोसेंट्रिक है, मतलब सेंट्रोमियर टिप पे हो गया, बिल्कुल बिल्कुल मिडिल में जुड़ गए आपने कहा मेटासेंट्रिक है, जस्ट बिलो द टिप जुड़े आपने कहा ये एक्रोसेंट्रिक है, स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल ये सब मेटा। तो कहीं ना कहीं तो जुड़ेंगे, जिस जगह पे जुड़ेंगे उस जगह का नाम सेंट्रोमियर है, और जोड़ने का काम कौन सा प्रोटीन करेगा, कोहेसिन। और सेंट्रोमियर के दोनों तरफ भी क्या बनते हैं, काइनेटो। तो सेंट्रोमियर तो होगा ही होगा। ईच क्रोमोसोम एसेंशियली हैज सेंट्रोमियर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सेंट्रोमियर ना हो। तो एक सेंट्रोमियर होगा, और सेंट्रोमियर तो होगा ही होगा, ऐसा कोई क्रोमोसोम नहीं है, होगा ही होगा। ईच क्रोमोसोम एसेंशियली हैज सेंट्रोमियर, ऐसा कोई क्रोमोसोम नहीं होगा जिसमें सेंट्रोमियर ना हो, क्योंकि अगर सेंट्रोमियर नहीं है तो काइनेटोकोर नहीं है, और काइनेटोकोर नहीं है तो माइक्रोट्यूबुल अटैच नहीं होंगी, तो एनाफेज में वो किस तरफ जाएगा, वो वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो सेंट्रोमियर तो होगा ही होगा। हाँ, इसकी पोजीशन वेरी कर सकती है, सेंट्रोमियर की पोजीशन वेरी कर सकती है। तो पोजीशन के बेस पे वो मेटासेंट्रिक हो सकता है, वो सब मेटासेंट्रिक हो सकता है, वो एक्रोसेंट्रिक हो सकता है, या फिर वो टीलोसेंट्रिक हो सकता है। कहीं ना कहीं तो वो दोनों डीएनए मॉलिक्यूल आपस में जुड़े रहेंगे, जहां भी जुड़े रहेंगे उस जगह का नाम सेंट्रोमियर है। और सेंट्रोमियर के दोनों तरफ क्या बनेंगे, काइनेटोकोर। तो एक क्रोमोसोम में कितने काइनेटोकोर्स होंगे, दो काइनेटोकोर्स होंगे, दो काइनेटोकोर्स होंगे। एक सेंट्रोमियर होगा तो दो काइनेटोकोर्स होंगे। ये जो एंड आपको दिख रहा है बेटे, इसको बोलते हैं टीलोमियर, एंड ऑफ डीएनए, एंड ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज टीलोमियर। ये एंड टीलोमियर, ये एंड टीलोमियर है, ये टीलोमियर है, ये टीलोमियर है, ये टीलोमियर है। ये डीएनए लीनियर डीएनए है, तो इसमें दो एंड्स होंगे। ये डीएनए लीनियर डीएनए है, इसमें दो एंड्स होंगे। तो टोटल एंड्स कितने हो गए, चार। क्रोमोसोम कोई भी हो, ईच क्रोमोसोम हैज हाउ मेनी टीलोमियर्स, फोर। अगर ये दोनों डीएनए मॉलिक्यूल बिल्कुल टिप में आपस में जुड़ गए, बिल्कुल टिप पे जुड़े, बीच में जो ये फिंगर दिखा रहा हूं ये कौन सा प्रोटीन है, कोहेसिन। कौन सा प्रोटीन है, कोहेसिन है बेटे। तो टिप पे जुड़े तो क्या जुड़े, ऐसे जुड़ते हैं, कोई ऐसे थोड़ी ना जुड़ते। अगर ये दोनों डीएनए मॉलिक्यूल बिल्कुल टिप पे आपस में जुड़ गए, ओ भाई साहब, मतलब ही नहीं आपको। यहाँ पे टीलोमियर पे क्वेश्चन कैंसर में बना देगा, आपको पता नहीं चलेगा कि कैंसर सेल में कैसे कैसे म्यूटेशन हो जाते हैं, और टीलोमेरेज एक्टिविटी किस तरह से जो रुक गई थी वो दोबारा से काम करने लगती। कैंसर सेल्स है हाई टीलोमेरेज एक्टिविटी लाइक अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल्स। पढ़ा है क्या, क्या होता है हेफलिक लिमिट, कुछ नहीं। तो जब भी दो डीएनए मॉलिक्यूल बिल्कुल टिप पे आपस में जुड़ते हैं तो ऐसे जुड़ते हैं, ऐसे नहीं जुड़ते। तो ये इसका टीलोमियर है, ये इसका टीलोमियर, ये इसका चार टीलोमियर है, ये ऐसे जुड़ेंगे। चाहे क्रोमोसोम टीलोसेंट्रिक क्यों ना हो, हमेशा टीलोमियर चार ही होंगे, 1 2 3 4, चार ही होंगे बेटा। तो फोर टीलोमियर्स होंगे। कितने टीलोमियर्स होंगे, फोर टीलोमियर्स होंगे। एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 1 2 3 4, फोर टीलोमियर्स देखने को मिलेंगे। टीलोमियर्स है एंड्स ऑफ डीएनए, एंड ऑफ क्रोमोसोम आर नोन एज टीलोमियर्स। और यहाँ पे टीलोमियर्स पे जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है ना, बड़ा पिक्यूलियर होता है। स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है, लेकिन सेम स्पीसीज में कॉमन रहता है। अगर आप हमारी बात करें तो हमारे अंदर क्या रहे, ह्यूमन बीइंग, हमारे अंदर इन ह्यूमन बीइंग हमारे अंदर यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है ना, वो सीक्वेंस कई बार रिपीट करता है, रिपीटेटिव सीक्वेंस देखने को मिलेगा। और जो सीक्वेंस हमारे अंदर होता है वो सीक्वेंस होता है
TTA ZZZ, ये ह्यूमन टीलोमियर का सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस मैनी टाइम रिपीट करता है, ये मैनी टाइम रिपीट करता है। मतलब Z3, मतलब Z3, मतलब 5 to 3 यही सीक्वेंस होता है हमारे अंदर। जब एक पेरेंट सेल डिवाइड होती है और 2 डॉटर सेल्स बनती है, तो पहले डीएनए रेप्लिकेशन होता है, तभी तो डॉटर सेल बनती है। याद करो, डीएनए रेप्लिकेशन, जब भी डीएनए रेप्लिकेट होता है, डीएनए अनवाइंड हो जाता है। फिर पॉलीमरेज उस काम की शुरुआत नहीं करता, तो यहाँ पे प्राइमर लगाना पड़ता है। फिर डीएनए रेप्लिकेशन होता है। बेटा ओकाजाकी, कुछ याद आ रहा है? ये वाला जो है एंड, इसको टीलोमियर कहते हैं। यहां से प्राइमर हट गया तो इस पार्ट का डीएनए कैसे रेप्लिकेट होगा? तो यहाँ पे टीलोमेरेज एंजाइम काम करता है, क्योंकि अगर ये डीएनए रेप्लिकेट नहीं हुआ तो इतना सा स्ट्रेच डॉटर सेल को कम मिलेगा, शॉर्टनिंग ऑफ डीएनए हो जाएगा। जिंदगी की शुरुआत सिंगल सेल से हुई। In sexually reproducing organisms, all life begins as a single cell, and that diploid single cell is known as zygote. जाइगोट में डिवीजन हुआ, 2 ब्लास्टोमेस बने, फिर डिवीजन हुआ, 4 ब्लास्टोमेस बने। नंबर ऑफ सेल बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। हर बार जब भी डिवीजन हो रहा था, डिवीजन बाद में होता है, पहले सेल तैयारी करती है, और हर बार तैयारी में एस फेज आती है, और हर बार एस फेज के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होता है, और हर बार रेप्लिकेशन में ये वाली प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अगर इस एंड को, डीएनए के इस एंड को अगर रेप्लिकेट नहीं किया गया, तो शॉर्टनिंग ऑफ डीएनए हो जाएगा। ये प्रॉब्लम लीनियर डीएनए में आती है, सर्कुलर डीएनए में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दुनिया में कौन आया? टीलोमेरेज एंजाइम। तो टीलोमेरेज एंजाइम, वो आप जानते हैं आरएनए प्राइमर के बारे में, आरएनए टेम्पलेट के बारे में। तो टीलोमेरेज एंजाइम इस एंड ऑफ डीएनए को रेप्लिकेट करवाने में हेल्प करता है। मतलब एक जाइगोट से 2 ब्लास्टोमियर्स बनी, तो उन दोनों डॉटर सेल्स को उतना ही डीएनए मिला जितना पेरेंट जाइगोट के पास में था। उसमें शॉर्टिंग ऑफ डीएनए नहीं होने दिया। ये काम किसने कर दिया? टीलोमेरेज ने। अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ में हाई टीलोमेरेज एक्टिविटी होती है। कितनी भी सेल बनती चली जाए, हर बार डॉटर सेल्स को उतनी ही लेंथ का डीएनए मिलता है जितना पेरेंट सेल के पास होता है। शॉर्टनिंग ऑफ डीएनए नहीं होता है। तो शानदार हाई टीलोमेरेज एक्टिविटी होती है। फिर हमारा बर्थ हो गया, हम दुनिया में आ गए। अब हमारे अंदर टीलोमेरेज एक्टिविटी ने काम करना बंद कर दिया। अब जब हमारी सेल्स डिवाइड हो रही हैं, तो शॉर्टनिंग ऑफ डीएनए हो रहा है। हमारा डीएनए का थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच गायब हो रहा है। तो धीरे धीरे जीन गायब होंगे, तो बुढ़ापा तो आएगा ही आएगा, एजिंग। और फाइनली इंपॉर्टेंट जीन के गायब होने से हमारी क्या हो जाएगी? डेथ भी हो जाएगी। तो अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ में हाई टीलोमेरेज एक्टिविटी अब नहीं हो रही। आप समझो मेरी बात को, एक पेरेंट सेल है, उससे 2 डॉटर सेल्स बनी, फिर में डिवीजन हुआ, फिर नेक्स्ट जनरेशन बनी, फिर नेक्स्ट जनरेशन, कितनी जनरेशन तक वो सेल लगातार डिवाइड हो सकती है? इसकी एक लिमिट होती है, इसको हेफ्लिक लिमिट कहते हैं, HAYFLIC के, हेफ्लिक लिमिट। और ये नॉर्मल सेल के लिए 50 होती है हेफ्लिक, 50 साइकिल चल सकते हैं, क्योंकि शॉर्टिंग डीएनए हो रहा है, उसके बाद में खत्म हो जाएगा, मामला रुक जाएगा। लेकिन कैंसर सेल के लिए ऐसी कोई भी लिमिट नहीं होती है। कैंसर सेल में कई तरह के म्यूटेशंस होते हैं। एक म्यूटेशन ऐसा हो जाता है कि जो टीलोमेरेज एक्टिविटी सप्रेस हो गई थी, इनहिबिट हो गई थी, वो दोबारा से एक्टिव हो जाती है और फिर से टीलोमेरेज काम करने लगता है। तो एक कैंसर सेल से जब नेक्स्ट कैंसर सेल बनती है, तो उन डॉटर कैंसर सेल को उतना ही डीएनए मिलता है जितना पेरेंट कैंसर सेल के पास होता है। तो उनकी नेचुरल डेथ नहीं होती है। कैंसर सेल्स आर अमर, दे आर इमॉर्टल। कुछ याद आ रहा है? तो वो सारा टीलोमेरेज का ही पंगा है। तो एंड जो होता है उसे टीलोमियर कहते हैं। अगर इस क्रोमोसोम का या डीएनए का, डीएनए बोलो या क्रोमोसोम बोलो, इसका एंड टीलोमियर है, अगर मैंने इसको तोड़ दिया तो फिर ये अपनी पोलैरिटी खो देगा। टीलोमियर के कारण ही एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम से नहीं जुड़ पाता। 46 क्रोमोसोम है, अगर सबके टीलोमियर को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो सारे 46 धागे आपस में उलझ जाएंगे, एक सीधा ही धागा बना देंगे। आप ये मत समझो कि 2 मीटर लंबा एक सीधा ही धागा होता है, फिर उसके टुकड़े काट काट के 46 बना देते हैं। नहीं, वो 46 टुकड़े ही रहते हैं। तो वो धागे आपस में जुड़ते क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ टीलोमियर्स। ये टीलोमियर्स क्या करते हैं? उसे पोलैरिटी प्रोवाइड करते हैं।
क्रोमोसोम या डीएनए के सेल्फ एग्जिस्टेंस को मेंटेन करने में इनका शानदार रोल होता है। अगर टेलोमियर को डिस्ट्रॉय कर देंगे, डैमेज कर देंगे, तो इसका इंडिपेंडेंट एक्सटेंस नहीं रहेगा, ये दूसरे के साथ में जुड़ जाएगा। टेलोमियर्स प्रोवाइड पोलैरिटी टू डीएनए मॉलिक्यूल और क्रोमोसोम। तो हमारे अंदर टेलोमियर में जो सीक्वेंस होता है, वो सीक्वेंस होता है टी टी ए सी सी सी, और ये सीक्वेंस मैनी टाइम क्या करता है, रिपीट करता है। तो क्रोमोसोम कोई भी हो, टेलोमियर हमेशा 4 ही होंगे। अगर आप कह रहे हैं ये टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम है, ये एक डीएनए मॉलिक्यूल, ये दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल, अगर ये दोनों डीएनए मॉलिक्यूल बिल्कुल टिप पे आपस में जुड़ गए, तो जोड़ने के लिए जो प्रोटीन होगा वो कोहेसिन होगा। तो क्रोमोसोम कोई भी हो, अगर ये टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम है, अगर ये टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम है, तब भी इसमें टेलोमियर्स कितने होंगे, 4 ही होंगे। ये जो एंड दिख रहा है, ये टेलोमियर है, ये टेलोमियर है, ये टेलोमियर है, ये टेलोमियर है। क्रोमोसोम कोई भी हो, टेलोमियर्स का हमेशा नंबर कितना होगा, 4 ही होगा। क्या होगा, 4 ही होगा, चाहे क्रोमोसोम कोई भी। वो बात अलग है कि हमारे अंदर ऐसा कोई भी क्रोमोसोम नहीं होता जो टेलोसेंट्रिक होता है। नहीं समझे मेरी बात को? जब आप ये डायग्राम देखते हैं, तो ये जो लास्ट में क्रोमोसोम दिखा रखा है, इस बच्चे ने इसको टेलोसेंट्रिक लिख रखा है। अगर ये डायग्राम मैं दे दूं, क्या ये टेलोसेंट्रिक है? क्या टेलोसेंट्रिक में, क्या इसमें दोनों डीएनए मॉलिक्यूल टिप से थोड़ा नीचे जुड़े हुए हैं, बिल्कुल टिप पे जुड़े हुए हैं? तो ये एक्रोसेंट्रिक होगा या टेलोसेंट्रिक? ये एक्रोसेंट्रिक है। इनमें से कोई भी क्रोमोसोम टेलोसेंट्रिक नहीं है। तो इनके नीचे लिख दीजिए ह्यूमन क्रोमोसोम्स। ये ह्यूमन क्रोमोसोम्स है। इसको काट के सही करो, ह्यूमन क्रोमोसोम्स। एक लाइन और लिख देना यहाँ पे, टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स आर नॉट फाउंड इन ह्यूमन बीइंग। टेलोसेंट्रिक 1960 डेनवर, यूएसए में एक जगह का नाम है डेनवर, वहां पे साइटोजेनेसिस का एक कॉन्फ्रेंस हुआ, और ह्यूमन बीइंग में जितने भी क्रोमोसोम्स हैं उनकी इन्होंने स्टडी की, और तो पता चला ह्यूमन बीइंग में जितने भी क्रोमोसोम होते हैं, कुछ मेटा होते हैं, कुछ सब मेटा होते हैं, कुछ एक्रो होते हैं। हमारे अंदर टेलोमियर्स तो होते हैं, लेकिन टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं। तो लिख देना वहां पे लाइन, टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स आर एब्सेंट इन ह्यूमन बीइंग। Telocentric chromosomes are absent in human being. Telocentric chromosomes are absent in human being according to वहीं उसे लिख देना डेनवर। डेनवर जगह का नाम है, डेनवर का परफ्यूम भी आता है। डेनवर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू डेनवर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, कॉमा करके लिख देना 1960, अकॉर्डिंग टू डेनवर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। थैंक यू गाइस। कोहेसिन, अरे बाप, टोटारा का प्राइस क्या है? अबे अब ये तू भी ना इन बच्चों की लपेट में आ जाता है बाबू, कमाल करते हो आप भी यार। क्या करना है, जब मैं कह रहा हूँ सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर लेना, जबरदस्ती पापा के पैसे फोड़ने हैं तुमको है? कितनी किताबें खरीदोगे? 10-10 हजार की किताबें आएंगी। क्या कर रहे हो आप डॉक्टर साहब? एनसीईआरटी खरीद लो 150 रुपए की। बाय बाय, टेक केयर।